स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करने वाले हैं मून्स के हमारा जो मून है उसके ऊपर है ना, और उसका जो हमारे अर्थ पर इफेक्ट पड़ता है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पर कौन कौन सी जो है फिनोमिना, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मून के बारे में बात शुरू करते हैं कि मून जो है जो अर्थ है हमारी, उसका हमें पता है कि एकमात्र जो है नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इससे पहले हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, कल का जो लेक्चर था उसमें हमने टाइम लाइन और डेट लाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी में अगला टॉपिक मून एंड टाइड्स है, उसी के अंदर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम जो एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मून एंड टाइड्स एंड एब्स। मून का मतलब है हमारा चंद्रमा, ठीक है, और इसको कहा जाता है ज्वार भाटा। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है लो टाइड और एंड हाई टाइड। ठीक है, लो टाइड एंड हाई टाइड, ये दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। इस एब्स का मतलब होता है भाटा और इस टाइड का मतलब होता है ज्वार, और मून का मतलब है चंद्रमा। ठीक है, मून का एक और नाम है लूनार। ठीक है, मून का एक और नाम क्या है? लूनार। लूनार का मतलब क्या होता है? देखो, लूनार की अगर पहले आज सबसे पहले अभी हम चंद्रमा के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर टाइड्स के ऊपर जाएंगे। तो लूनार ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कूल, मतलब ठंडा। चंद्रमा जो है हमेशा से ही हमें पता है कि रात में जो है बहुत ही शीतलता, जिसको हम बोलते हैं ना, भले ही वो हमें कोल्ड या ठंड नहीं देता हो, बट उसको देखकर जो एक फीलिंग आती है वो आती है कि ये बहुत शीतल है, बहुत ही शांत, और जैसे सूर्य बहुत चमकीला है वैसे ही उसके कंपैरिजन में अगर चंद्रमा की बात करें तो ये बहुत ही ठंडा और शीतल है। इसीलिए इसका जो नाम है वो लूनार जो शब्द है, उस नाम के आधार पर इसका नाम हमने रख दिया है ना। लूनार का मतलब होता है ठंडा। ठीक, चंद्रमा की बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा जो है एक एक करके चलो, तो पहला जो पॉइंट अगर इसके बारे में हम लिख सकते हैं तो क्या है कि चंद्रमा सूरज के बाद, ठीक है, आफ्टर द सन, सूरज के बाद जो है सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, है ना। सोलर सिस्टम में चंद्रमा सूर्य के पश्चात आने वाला सबसे चमकीली वस्तु है ना। पहली चीज इसके बारे में हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि आफ्टर सन ये क्या कर सकता है? ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ना। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है मतलब कि सबसे चमकीली वस्तु है, चमकीली वस्तु है दूसरे नंबर की सबसे चमकीली वस्तु है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं सबसे चमकीली वस्तु है। क्यों? चूंकि हमसे बहुत ही पास में है, अर्थ से ज्यादा दूर नहीं है हमारा चंद्रमा, है ना, और सूर्य का जो प्रकाश है वो इसके ऊपर आता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चमकदार हमको दिखाई देता है अर्थ से देखने पर। एक चीज और इसमें हम आप नोट कर सकते हैं कि अर्थ से देखने पर ये आफ्टर द सन जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप किसी और प्लेनेट पर होंगे तो ऑब्वियसली वहां का चंद्रमा आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा और अर्थ का जो मून है वो कम ब्राइट दिखाई देगा। पर हम तो अर्थ पर ही रहते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कहीं पर लाइफ है भी नहीं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका एक और नाम है, चंद्रमा का एक और नाम है, इसको कहा जाता है फॉसिल सैटेलाइट। फॉसिल सैटेलाइट मतलब कि जीवाश्म उपग्रह। अब इसका क्या मतलब होता है? चलिए, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अवशेष, है ना। जैसे कि हमारा जो पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। ये पुराने जमाने में जो पेड़ पौधे थे हमारे, है ना, वो दब करके और पृथ्वी के अंदर जो है दब गए, जिसकी वजह से वो करोड़ों सालों में पेट्रोल में बदल गए, कोयले में बदल गए, ये सबको पता है। तो जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अवशेष। ठीक है, अब वो जीव जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे या हमारे एनिमल्स के जैसे हो, पेड़ पौधा भी जीव की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, तो जीवाश्म। अब चंद्रमा को फॉसिल सैटेलाइट क्यों कहा जाता है, जीवाश्म उपग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक थ्योरी है जिसके बेसिस पर यह माना जाता है कि चंद्रमा का जो निर्माण है ना, वो किससे हुआ है? वो अर्थ से ही हुआ है। मतलब कि जो अर्थ है उसी का एक पार्ट है चंद्रमा, है ना। जैसे कि उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल, है ना, मतलब कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व
वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया। पृथ्वी से क्या टकराया? एक उल्का पिंड। उल्का पिंड तो हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा था, आप उसको ग्रह कह सकते हो कि मंगल के साइज का, हमारा जो मास है आज की डेट में उस साइज का एक प्लेनेट अर्थ से टकराता हुआ निकल गया। कैसे टकराया वो? कि ये अर्थ है हमारी, यहाँ से वो प्लेनेट तेजी से आया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से अर्थ से टकराता हुआ और निकल गया। ठीक, अब हुआ क्या कि इसके टकराने की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ का जो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये क्या हो गया, ठीक है, इस तरीके से पूरा स्पेस में इसके टुकड़े पूरे बिखर गए। बात समझ पा रहे हैं आप, है ना? थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा कि अर्थ से जैसे ये टकराया तो यहाँ पर उसने एक गड्ढा बना दिया बहुत बड़ा, है ना, एक क्रेटर जैसा बना दिया। जैसे भी उल्का पिंड टकराता है तो क्रेटर बनता है, गड्ढा बनता है, वैसे ही उसने, चूंकि ये तो बहुत बड़ा था, तो इसने जो रगड़ मारी पृथ्वी के ऊपर, है ना, जो इम्पैक्ट किया, उस इम्पैक्ट की वजह से ये सारे जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स थे, अर्थ का जो मलबा था वो स्पेस में उछल गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है आगे चलते जैसे जैसे टाइम जो है पास होता गया कालांतर में, है ना, कालांतर का मतलब कि समय के अंतर में, आगे भविष्य में क्या हुआ इन फ्यूचर कि ये जो आपके छोटे छोटे आप ये तो चला गया, इसको हटा देते हैं हम। ये जो प्लेनेट था इसका नाम था थियो। क्या नाम था इसका? थियो, है ना। ये सब इमेजिनरी है, ये थ्योरी है, ऐसा माना जाता है कि शायद ऐसा हुआ था, है ना। हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो उसका जो नाम है प्लेनेट का वो थियो था। थियो एक प्लेनेट था जो इससे टकराया और इस तरीके से टक्कर मारते हुए वो निकल गया। तो उससे हुआ क्या कि उससे ये हुआ कि जो पृथ्वी का मलबा, चंद्रमा जो बाहर बिखरा, वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होने लगा, वो इकट्ठा होने लगा ग्रेविटी के थ्रू। जैसे शुरू में हमारी जो भी अर्थ है या प्लेनेट से, स्टार से, सब कैसे बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए ग्रेविटी के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू, और फाइनली क्या बन गया, फिर बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे यहाँ पर भी हुआ कि अर्थ से जो मटेरियल निकला वो मटेरियल आपस में जुड़ता गया और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली वो कन्वर्ट हो गया फिर हमारे चंद्रमा में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही अवशेष है। किसका अवशेष है? पृथ्वी का अवशेष है। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये फॉसिल सैटेलाइट है। बात समझ में आ रही? और जहां पर ये इसने इम्पैक्ट किया, जो गड्ढा हुआ, जो क्रेटर बना, उसी में टाइम के साथ पानी भर गया और उसने महासागर का रूप ले लिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये महासागर यहाँ पर बन गया और चंद्रमा जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो उसको हमने कह दिया कि भाई ये फॉसिल सैटेलाइट है, हमारा फॉसिल जीवाश्म उपग्रह है। ठीक, ये एक और बात इसके बारे में हमने लिख दी। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये हो गया अरब वर्ष पूर्व। अब आगे चलो, और क्या कह सकते हैं हम चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा की जो स्टडी होती है ना, मतलब कि स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ मून को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? भैया किसका साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में? थोड़ा सा ऑफ कर लेना, है ना। कौन स्टूडेंट है जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? तो स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। सेलेनोलॉजी मतलब चंद्रमा के अध्ययन को, हिंदी में अगर बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो फिर हो गई बात। आगे चलो, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? अब चलो इसके थोड़े डायमेंशन पर आ जाते हैं, है ना, इसके मेजरमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि कितना बड़ा है, कितना दूर है, क्या क्या चीज़ें ये करता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंद्रमा का जो डायामीटर है ना, डायामीटर कितना होता है चंद्रमा का? चंद्रमा का डायामीटर जो है वो होता है लगभग, है ना, अप्रॉक्स अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि ठीक है, ये होता है इसका डायमीटर, मतलब कि 3774 किलोमीटर। अर्थ के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो लगभग ये 4 से 4.5 गुना कम होता है। अर्थ का जो है 12,000 के आसपास होता है, इसका 3774.7। ठीक है, ये पॉइंट तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। 3774 किलोमीटर का इसका व्यास होता है। मतलब कि व्यास का मतलब समझ रहे हैं ना, व्यास का मतलब जो है ये होता है, ये पूरा जो वृत्त है, जो सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डायमीटर, है ना। और इसका हाफ हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये हो गया आपका पूरा डायमीटर। फाइन, चलो अगला चलो, फिर ये हो गया डायमीटर की बात। आगे इसके बारे में हम और क्या लिख सकते हैं चंद्रमा के बारे में कि इसकी दूरी, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है
है ना। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, दूरी की अगर हम बात करें, तो दूरी में देखो, दूरी में हमको दो डिस्टेंस मिलेगी। जैसे सन में भी हमने देखा था कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो एवरेज डिस्टेंस हम मानते हैं कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, क्यों एवरेज क्यों मानते थे, क्योंकि जो सन है हमारा, है ना, ये मान लो ये हमारा सन है। अब ये सन क्या करता है, अब अर्थ जो है हमारी वो इसके चारों तरफ इस तरीके के ऑर्बिट में घूमती है, ऐसे, ये देखो इस तरीके के ऑर्बिट में घूमती है। ठीक, ये हमारी अर्थ है। तो अब यहाँ पर दो आपको पोजीशन दिख रही होगी, एक तरफ तो जो है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी और दूसरी तरफ जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगी। मतलब एक तरफ जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक होगी और दूसरी तरफ सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो कैसी होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, तो अब हम इस दूरी को भी सही नहीं बोल सकते, इसको भी हम सही नहीं बोल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। अब सूरज की जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, सूरज की जगह हमने ले लिया अर्थ, है ना, ये सूरज का लाइट हमने बंद कर दिया, तो ये अर्थ हो गई हमारी, और ये अर्थ की जगह पर अब क्या आ गया, मून। तो मून के साथ और अर्थ के साथ भी ये दो कंडीशंस हमारी बन रही है। ठीक है, पहली तो कौन सी है कि जब मून का भी ऑर्बिट इसी शेप का है, ओवल शेप का है, मतलब कि एक बार मून अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा और दूसरी बार जो मून है वो अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों का एवरेज लेना है। कैसे लेना है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये लगभग होता है 4,07,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, 4,07,000 किलोमीटर। ठीक, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 3,62,000, मतलब कि 62,000। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, ना तो हमको ये लिखना है ना ये लिखना है, इन दोनों का एवरेज जो है वो इतना होता है अप्रॉक्स, तो आपको ये वाला डिस्टेंस लिखना है। बात समझ में आ रही सभी को। ठीक है, तो ये दूरी की बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो दोनों डिस्टेंस है मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, इनका एक पर्टिकुलर नेम होता है। क्या नेम होता है कि जो छोटा वाला डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पेरीजी। क्या बोला जाता है, पेरीजी। और जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसको बोला जाता है एपोजी। क्या बोला जाता है, एपोजी। एपोजी को हिंदी में अगर हम कहें, ठीक है, हिंदी के नाम इनके उपभू और अपभू ऐसा होता है ना। हिंदी में ये होता है शायद उपभू, हिंदी के नाम थोड़े से कंफर्म नहीं है मुझे, है ना, बट इंग्लिश में इसको एपोजी बोला जाता है और इसको पेरीजी बोला जाता है। फाइन, तो उपभू है और ये वाला जो है वो अपभू है। ये टर्मिनोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको याद रखना है कि एपोजी से क्वेश्चन पूछेंगे कि एपोजी का मीनिंग क्या होता है ना, या एपोजी का डिस्टेंस क्या है, तो 4,07,000 किलोमीटर, और पेरीजी का डिस्टेंस क्या है, तो 3,62,000 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों मिनिमम और मैक्सिमम, इसी वजह से जो मून है या जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड कई सारे फिनोमिना को परफॉर्म करती है। वैसे ही मून भी हमारी अर्थ के चारों तरफ कई सारे फिनोमिना को परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ। मान लो टाइड की हम बात करेंगे, इसके बाद किसकी बात करेंगे हम, टाइड की। टाइड मतलब कि ज्वार भाटा, टाइड और एब। तो क्या होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा तो जो टाइड उठेंगी, जो लहरें उठेंगी, वो कैसी होंगी, उनकी हाइट कम होगी। और जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो लहरों की जो दूरी है वो हाइट है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब कि एक तो जो है वो निम्न ज्वार होगा और एक जो होगा वो उच्च ज्वार होगा, मतलब एक स्प्रिंग ज्वार होगा और एक नीप ज्वार होगा। बात समझ में आ रही। ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आपको फुल मून देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे आगे एक एक करके। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये दूरी के बारे में हो गया। ठीक, अच्छा चलो फिर नेक्स्ट जो है, अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चले तो अब बात कर लेते हैं इसके रोटेशन की और रिवॉल्यूशन की। चंद्रमा दोनों तरीके से रोटेट करता है, मतलब कि एक तो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है और दूसरा अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्यूशन करता है, मतलब कि धुरी पर भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है। ठीक है, तो जरा बताओ जरा कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना समय लेगा। ये तो हम कई बार बता चुके हैं, चंद्रमा को मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन हमने सोलर सिस्टम में भी पढ़ा था, है ना। रोटेशन, सबसे पहले किसकी बात करें हम, रोटेशन की। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, मतलब कि
अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, ऑन दी एक्सिस, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। अक्ष पर घूमने के लिए चंद्रमा कितना समय लेता है? चंद्रमा लेता है लगभग अप्रॉक्स 27, ठीक है, 27.6 डेज। कितना लेता है? कहीं कहीं पर आपको 3 भी लिखा हुआ मिलेगा, 27.3 डेज, ठीक। दूसरा जो है, अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब है कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, उसको हिंदी में बोलेंगे परिक्रमा करना, है ना। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं ना, उससे भी आप याद रख सकते हो कि परिक्रमा का मतलब पूरा पृथ्वी के एक चक्कर लगाना, और आपका रोटेशन, घूर्णन मतलब अपनी जगह पर खड़े खड़े ऐसा घूम जाना। तो रिवॉल्यूशन में भी जो चंद्रमा है हमारा इतना ही समय लेता है, ठीक है। मतलब कि रोटेशन हो चाहे रिवॉल्यूशन हो, दोनों ही टाइम पीरियड चंद्रमा के सेम है। मून अपनी धुरी पर भी उतने ही समय में घूमता है जितना वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यही तो कारण है कि हम जब भी चंद्रमा को देखते हैं, मून को आप जब भी देखोगे उसका सेम सरफेस आपकी तरफ होगा, मतलब कि हमेशा आपको वही उसका जो पिछला वाला पोर्शन है वो किसी ने आज तक नहीं देखा है पृथ्वी पर से, है ना। फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमारा जो चंद्रयान हमने भेजा था यहाँ से, वो उसी पोर्शन पर लैंड करने वाला था और उसकी स्टडी करने वाला था, है ना। और भी दूसरे कई देशों ने कई सारे वहाँ पर भेज चुके हैं प्रोब्स, वो चंद्रमा के पिछले वाले हिस्से की स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो हमको कभी दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा दोनों ही तरीके से सेम टाइम लेता है, जिसकी वजह से हमारे सामने हमेशा एक ही सरफेस उसका रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी बात क्लियर है सबको, है ना। अब अगला नेक्स्ट हम बात करते हैं, रोटेशन हो गया हमारा, रिवॉल्यूशन हो गया। अच्छा हाँ, चलो एक चीज अभी इसमें और रह गई है कि अगर पृथ्वी के सापेक्ष अर्थ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके सापेक्ष, या कोई एक पॉइंट है, कोई एक बिंदु है, उसके सापेक्ष चंद्रमा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है ना, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो जरा कि इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव रिवॉल्यूशन। हिंदी में बोलेंगे इसे सापेक्ष परिक्रमा या परिक्रमण, है ना। परिक्रमण का मतलब वही है, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ हमको चंद्रमा को घुमाना है, ठीक है। सॉरी, ये ऑर्बिट इसका इस तरीके से नहीं होगा, ऑर्बिट तो हमारा ओवल शेप है, तो ये ओवल शेप बना देता हूँ मैं, ये बन गया मेरा ओवल शेप, ठीक है। ये हो गया ओवल शेप, ये चंद्रमा यहाँ पर घूम रहा है, ये हो गया मून, ये हो गई अर्थ, ठीक है। अब देखो रिलेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन तो हमने बोल दिया कितने समय में होता है, रिवॉल्यूशन जो है वो 27 दिन और 6 घंटे के आसपास होता है, ठीक है। इतने टाइम में चंद्रमा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक। अब ये जो रिलेटिव रिवॉल्यूशन है ये क्या है? देखो इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है अर्थ पर, है ना, या यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये मैंने एक पर्सन को यहाँ बना दिया जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो चंद्रमा को देख रहा है, ठीक है। अब चंद्रमा एक बार अपनी जगह पर वापस आने में कितना टाइम, ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसका ये कितना है? 27 दिन और 6 घंटे, है ना, यही है। अब देखो जरा क्या हो रहा है कि चंद्रमा तो इतने टाइम में वापस घूमकर अपनी जगह पर आ गया है, पर साथ में पृथ्वी भी तो घूम रही है, पृथ्वी भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। चंद्रमा जितने टाइम में इस तरीके से घूम रहा है, वो पृथ्वी तो 24 घंटे में अपनी जगह पर घूम जाती है। बात समझ में आ रही है? तो पृथ्वी भी अपनी स्थिति बदल रही है। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो कोई मतलब कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो है नहीं, रुकी हुई वस्तु नहीं है। पृथ्वी भी लगातार घूम रही है अपने अक्ष पर भी, और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। तो उससे उसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, जब ये चंद्रमा इतने टाइम के बाद वापस आता है तो ये पॉइंट उसको यहाँ नहीं मिलता है ना। ये पॉइंट क्या होता है? थोड़ा सा आगे चला जाता है इस तरीके से। मतलब कि 27 दिन पहले जब चंद्रमा यहाँ था तो ये जो पॉइंट है ए, या ये जो व्यक्ति है ए, ये इसके सीध में था, ठीक। और जब अगले 27 दिन के बाद ये चंद्रमा यहाँ पर आता है तो ये पॉइंट ए कहाँ चला जाता है? ए डैश पर चला जाता है या बी पर चला जाता है, जो भी मान ले। तो अब चंद्रमा को इसी पॉइंट के सामने आने में, ठीक है, इसी पॉइंट के सामने आने में जो है कितना समय लगता है? इसको लगता है 29 दिन और 12 घंटे। कहने का मतलब कि 27 दिन में हमें लगभग 2 दिन या 2.5 दिन और ऐड करना पड़ेंगे, तब जाकर के जो है चंद्रमा उसी पॉइंट के सामने आ पाएगा।
बात समझ में आ रही है कि रिलेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सापेक्ष परिक्रमण, कि पृथ्वी पर से देखने पर किसी बिंदु के सापेक्ष, है ना, किसी पॉइंट के रिलेटिव अगर आप देखोगे रिवॉल्यूशन को, तो चंद्रमा को अपनी परिक्रमा करने में तो 27 दिन लगते हैं, परंतु उस बिंदु के सापेक्ष परिक्रमा करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 29 दिन 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी को कहा जाता है चंद्रमास। क्या कहा जाता है इसको, चंद्रमास, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लूनर मंथ। ठीक है, लूनर मंथ, लूनर मंथ या चंद्रमास। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है रिलेटिव रिवॉल्यूशन। ठीक, चलो अब आगे चलो जरा, अगला हम क्या देख सकते हैं इसमें चंद्रमा के बारे में। अगली बात क्या की जा सकती है भाई, चलो अगली बात जो है, अगर हम बात करें कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर साइज के अकॉर्डिंग, है ना, उसके आकार के आधार पर चंद्रमा का नंबर कौन सा आता है ना, आकार के आधार पर चंद्रमा कितने नंबर का, सिर्फ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। देखो प्लेनेट के की तो तुलना कर ही नहीं रहे, प्लेनेट की जो कंपैरिजन है वो प्लेनेट के साथ होगी। अभी हम मून पढ़ रहे हैं जो कि सैटेलाइट है, तो उसका कंपैरिजन अदर सैटेलाइट से ही कर सकते हैं, किसी प्लेनेट से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्या बोल सकते हैं हम भाई कि सबसे सोलर सिस्टम में कौन सा नंबर का है, तो सोलर सिस्टम में जो है ये 5th, ठीक है, 5th लार्जेस्ट जो है सैटेलाइट है, 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, मतलब कि चंद्रमा जो है 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन होगा, चंद्रमा से बड़े बृहस्पति के उपग्रह हमारे पास। ठीक है, फिर सैटर्न का भी एक जो है आपका सैटेलाइट है। ठीक है, तो चंद्रमा का जो नंबर है पूरे सोलर सिस्टम में कौन सा आता है, 5वां जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक, चलो फिर इसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम डेंसिटी के हिसाब से देखें, है ना, डेंसिटी के हिसाब से देखें, मतलब कि घनत्व के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो घनत्व के अकॉर्डिंग जो है इसका जो पोजीशन है वो कौन सी है, सेकंड, दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, दूसरे नंबर आता है इसका। पहला नंबर किसका है, पहला नंबर है जुपिटर का एक सैटेलाइट है, उसका नाम है आईओ। क्या नाम है उसका, आईओ। इसकी डेंसिटी मून की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, और चंद्रमा जो है सेकंड नंबर पर जो है आपका जो है इसका नंबर आता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग। और अगर डेंसिटी की बात करें तो चंद्रमा की डेंसिटी जो है हमारी अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में लगभग बराबर ही होती है, मतलब 5 के आसपास, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्थ से ही तो बना है चंद्रमा। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी थोड़ी कम है, इसकी वजह से वहाँ की डेंसिटी अर्थ से थोड़ी क्या होगी, कम होगी। जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब चंद्रमा अर्थ से जितना छोटा है, उसकी ग्रेविटी जितनी कम है, उसके हिसाब से, और उसके केंद्र में अगर आप जाओगे तो कुछ जगहों पर अर्थ के बराबर भी उसका घनत्व मिलता है। ठीक है, चलो तो घनत्व के हिसाब से कौन सा नंबर है इसका, घनत्व के हिसाब से अगर देखोगे तो जुपिटर का जो आईओ सैटेलाइट है उसके बाद दूसरे नंबर का ये आपका जो है चंद्रमा आता है। ठीक है, चलो अब इसका निर्माण हमने देख लिया, इसका घनत्व हो गया, है ना, और इसमें अब हम क्या बता सकते हैं, हाँ देखो इसमें एक और चीज हम बोल सकते हैं कि जो एक्सिस है किसका, एक्सिस ऑफ मून, मतलब कि चंद्रमा का जो अक्ष है, चंद्रमा का जो अक्ष है या अक्ष है वो पृथ्वी के अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है ना, मतलब कि मून का एक्सिस और अर्थ का एक्सिस दोनों आपस में कितना एंगल फॉर्म करते हैं। अभी हम सभी चीज़ें यहाँ पर विस्तार से देख रहे हैं, तो उसमें देखो पहले मैं आपको बता दूं कि ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर कितना टिल्ट है, भाई बताओ जरा, अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23 एंड हाफ। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर अर्थ के एक्सिस को इस तरीके से बनाता हूँ, ये बीच से तो नहीं जा रहा है थोड़ा सा, है ना, चलो अर्थ को छोटा कर देते हैं, ये हो गया। तो ये देखो ये अर्थ जो है हमारी, इस अर्थ का जो ये एक्सिस है जिस पर ये रोटेट करती है, और ये जो है कितने डिग्री पर है। अब डिग्री कैसे नापोगे, तो ये देखो ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, ठीक है, जो कि बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच से जाती है। हम इसको बोल सकते हैं, मान लो इसको मान लिया हमने 0 डिग्री का ये लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री का मान लिया। अब इसके साथ जो एक्सिस है अर्थ का वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है भाई, ये फॉर्म कर रहा है 23.5 डिग्री। ठीक है, और इसको बोला जाता है
एक्सियल एंगल, है ना, मतलब कि अक्षीय कोण या अक्षीय झुकाव। क्या बोला जाता है इसे? अक्षीय झुकाव। अक्ष के ऊपर पृथ्वी इतना झुकी हुई है। ठीक, अब अगर देखो एक और इसमें शब्द आता है, वो आता है अक्षीय के साथ कक्षीय झुकाव। कौन सा झुकाव? कक्षीय झुकाव। इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल, है ना, या ऑर्बिट, है ना। कक्षीय का मतलब ऑर्बिट या ऑर्बिटल हम लिख सकते हैं। ऑर्बिटल एंगल या ऑर्बिटल जो टिल्ड है वो कितना है? ऑर्बिटल टिल्ड देखो तो यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है बताओ जरा। ये जो सीधी लाइन गई है और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन गई है ना, एक तो ये परपेंडिकुलर हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बताओ जरा डायग्राम में देख के? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 23 तो ये हो ही चुका है ना। तो बचा जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, जो रेस्ट एंगल बचा वो कितना बचेगा? वो 66.5 बचेगा। मतलब कि लगभग 66.5 डिग्री का जो है आपका कक्षीय झुकाव होगा और 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव होगा। ये तो हमने पृथ्वी की बात करी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रमा की। तो चंद्रमा भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? वो लगभग 5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। ठीक है, कितना झुका हुआ है? 5 डिग्री के आसपास। ठीक, अब चंद्रमा और पृथ्वी कभी भी हमेशा मतलब बहुत ही ऐसी कम सिचुएशन आती है जब वो बिल्कुल एक लाइन में होते हैं, है ना। क्यों? अगर हमेशा एक लाइन में होंगे तो पूरे ईयर में, पूरे साल में या पूरे महीने में कई बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमको देखने को मिलेगा, है ना। बट ऐसा तो नहीं होता है। पूरे ईयर में हमको केवल 7 सूर्य ग्रहण दिखाई देते हैं। कितने? 7, है ना। तो मतलब कि अगर ये चंद्रमा अपने अक्ष पर झुका नहीं होता, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती। पर यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ये दोनों के जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं? ये एक दूसरे के साथ जो है 58.48 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 58.48 डिग्री मतलब 58.48 डिग्री का कोण बनाते हैं। कौन कौन बनाएंगे? एक्सिस ऑफ मून एंड एक्सिस ऑफ अर्थ। क्लियर इतनी बात? ये भी एक डाटा है, इसको हमको अच्छे से याद रखना है। चलो फिर क्या होता है, अब देखो हम चंद्रमा का कितना हिस्सा देख पाते हैं, एक प्रश्न है। क्योंकि हमने अभी कहा कि जो मून है, जो चंद्रमा है, उसका एक जैसा ही हिस्सा हमको हमेशा दिखाई देता है। तो कितने परसेंट जो आपका पोर्शन है मून का वो हमको दिखाई देता है और कितने परसेंट जो मून का पोर्शन है वो दिखाई नहीं देता है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है कि लगभग 57, है ना, लगभग कितना? 57% जो पार्ट है मून का, है ना, पार्ट ऑफ मून, इसी को आप देख सकते हो, है ना। और जो रेस्ट ऑफ द आपका जो पार्ट है, मतलब लगभग कितना हो जाएगा ये? 43% के आसपास। ये जो पार्ट है इस पर हमेशा क्या रहता है? इस पर हमेशा जो है ये हमको दिखाई नहीं देता। मतलब अंधेरा तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर हमारे अकॉर्डिंग इस पर क्या रहेगा? हमेशा अंधेरा रहेगा, ये हमको दिखाई नहीं देगा, ये पीछे की साइड रहेगा। ठीक है, जैसे ये चंद्रमा है ना, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर अगर खड़े होकर हम देख रहे हैं, है ना, पृथ्वी पर खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखाई देगा? केवल ये वाला जो है आपको 57% वाला हिस्सा हमेशा दिखाई देगा और 43% वाला हिस्सा हमेशा पीछे की तरफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस पर लाइट नहीं पड़ेगा, इस पर भी लाइट पड़ेगा, पर हमारे व्यू से जब हम इसको देखते हैं तो ये हमेशा पीछे दिखाई देगा, तो हम कहेंगे कि अंधेरे में है। और ये क्या है? हमेशा लाइट में रहेगा, है ना, मतलब कि उजाले में रहेगा और हमको दिखाई देगा। ठीक, यहाँ कहीं पे मान लो अगर सूर्य है तो सूर्य की सीधी जो किरणें हैं वो चंद्रमा पर आएंगी और चंद्रमा से हमारे पास आ जाएंगी। इस तरीके से हमको चंद्रमा दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो फिर अगले देखिए। तो आप देखो मून के रिस्पेक्ट में 3 टर्म ऐसे हैं जो हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से टर्म है? एक तो होता है ब्लू मून। कौन सा मून? ब्लू मून। एक होता है रेड मून और एक होता है सुपर मून, है ना। मैं तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब कर देता हूं। पहला कौन सा है? हमारा ब्लू मून, है ना। दूसरा है हमारा रेड मून और तीसरा कौन सा है? सुपर मून। ठीक, रेड मून को ही हम ब्लड मून भी कहते हैं क्योंकि ये रक्त के समान लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब ये कब दिखाई देता है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है भाई, तो ब्लू मून, सुपर मून और ब्लड मून। सबसे पहले बात करें हम ब्लू मून की, है ना। तो ब्लू मून कब बोलेंगे? मतलब नीला चंद्रमा।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चंद्रमा नीला दिखाई देगा, है ना, ये केवल एक टर्म है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक मंथ में, कितने मंथ में, 1 मंथ में मतलब एक कैलेंडर मंथ हम बोल सकते हैं, कैलेंडर मंथ में, ठीक है, जो कैलेंडर हमारा चलता है उसमें, है ना, अगर आपको क्या मिल रहा है कि 2 फुल मून मिल रहे हैं, 2 फुल मून मिल रहे हैं। 2 फुल मून का मतलब कि फुल मून मतलब क्या होता है, पूर्णिमा, है ना, क्या होता है, पूर्णिमा होता है ना भाई, महीने में हमें पूर्णिमा और अमावस्या दोनों आती है। तो अगर एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ रही है ना, कैलेंडर मंथ में अगर 2 पूर्णिमा आ रही है, तो चंद्रमा की उस अवस्था को, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, उस पोजीशन को हम कहेंगे ब्लू मून, मतलब कि नीला चंद्रमा। बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों को अच्छे से हमको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें रेड मून की, तो देखो रेड मून का मतलब क्या है, रेड मून का मतलब ये है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, कौन सा सूर्य ग्रहण, जब आप कह सकते हो कि कोई भी ग्रहण अगर है ना, अभी फिलहाल के लिए मान लो ये सूर्य है ना, इस यहाँ पर आपका मून आ गया, यहाँ पर आपका अर्थ आ गया, तो जो आपका मून है इस पर ये चंद्रमा के सामने चूंकि आ जाता है तो हमको दिखाई नहीं देता है ना। या फिर हम मान लो कि चंद्र ग्रहण है, तो आपका जो मून है वो इस तरफ आ गया है और सूर्य की जो प्रकाश है वो इसके ऊपर नहीं पड़ रही है ना, अर्थ ने क्या कर लिया है, उसको रोक लिया है, ठीक, मतलब कि चंद्रमा अंधेरे में जा चुका है, जो पृथ्वी की परछाई है उसके अंदर चंद्रमा होता है, ठीक। बट इस कंडीशन में भी जो है, जो चंद्रमा की सतह से जो रेडिएशन निकलता है, चूंकि देखो जैसे कि जब अंधेरी रात होती है तभी हमको तारे दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर चंद्रमा रात में आकाश में रहेगा, है ना, मून अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसके लाइट की ब्राइटनेस की वजह से हमको स्टार दिखाई नहीं देते हैं। वैसे ही चंद्रमा पर जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन तभी हमको दिखाई देता है, या थोड़ा बहुत जो लाइट है वो तब दिखाई देता है जब वो पूरी तरीके से कहाँ जाता है, अंधेरे में। तो चंद्रमा या चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा अंधेरे वाली स्थिति में आता है, परछाई में आता है पृथ्वी की, तो उस समय पर उसके अंदर से जो रेडिएशन है या जो थोड़ा बहुत लाइट है वो निकलता है, और वो लाइट जो है उसकी वजह से चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है ब्लड मून। कौन सा मून है ये, ब्लड मून। क्लियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई, 2 टर्म क्लियर हो गए। तो जो आपका रेड मून है ये कब दिखाई देगा, इक्लिप्स में, ठीक है, मतलब कि ग्रहण के समय में दिखाई देगा, ठीक है, ग्रहण के समय में दिखाएगा। ये कब दिखाई देगा, जब 2 फुल मून मतलब 2 पूर्णिमा होगी एक महीने के अंदर, तब इसको हम बोलेंगे ब्लू मून। अब सुपर मून की बात करते हैं। सुपर मून क्या है, देखो सुपर मून का मतलब, उसके लिए हमको फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो आपका अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ जो चंद्रमा की जो ऑर्बिट है, जो मून का जो ऑर्बिट है वो इस तरीके का है ना। एक बार मून जो है वो कहाँ पर होता है, इस तरीके से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है ना, और एक बार जो मून है वो कैसा होता है, मिनिमम डिस्टेंस पर होता है। बात समझ में आ रही, मतलब कि एक बार जो दूरी है वो अधिकतम है, एक बार जो दूरी है वो न्यूनतम है, ठीक। इसको हमने अलग अलग नाम भी दे दिए थे, ये हमारा एपोजी था और ये कौन सा था, ठीक है, ये एपोजी था, और इसको क्या नाम दिया था बताओ जरा, छोटे वाले डिस्टेंस को क्या नाम दिया था, अब भी पढ़ा था 1 मिनट पहले ही, एपोजी, हाँ क्या बोला, पेरीजी, पेरीजी, ठीक है। अब देखो जरा कि पेरीजी जो है न्यूनतम दूरी है किसके बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो अब ये सूरज रहा पीछे की तरफ, ठीक है, या कहीं पर भी हो, सूरज से अभी हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो मान लो चंद्रमा उस अवस्था में हो जहाँ पर कि उसकी धरती से दूरी कैसी है, न्यूनतम है, मिनिमम है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस दिन वो इस कंडीशन पर है उसी दिन फुल मून हो, कैसा हो, फुल मून, मतलब कि पूर्णिमा की रात हो, मतलब कि 2 चीज़ें यहाँ मिलना चाहिए, एक तो पूर्णिमा की रात होना चाहिए, दूसरी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी सबसे कम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, मतलब कि पेरीजी वाली कंडीशन हो, दूसरा कौन सी कंडीशन हो, फुल मून वाली कंडीशन हो, पूर्णिमा हो और चंद्रमा से न्यूनतम दूरी हो, ठीक है। इसकी वजह से चंद्रमा जो है अपने ओरिजिनल साइज से
20%, 20% जो है वो बड़ा दिखाई देता है। 20% क्या दिखाई देता है? बिग दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। बात समझ में आ रही? इसी कंडीशन को बोला जाता है कि वो सुपर मून है। कौन सा मून है? सुपर मून है। ठीक है, तो सुपर मून में मैं क्या लिख सकता हूं? सुपर मून में क्या क्या जरूरी है? एक तो फुल मून होना चाहिए, मतलब पूर्णिमा की रात होनी चाहिए वहां पर, और दूसरा क्या होना चाहिए उसके साथ में? दूसरा होना चाहिए पेरीजी, है ना। पेरीजी का मतलब मैं बता ही चुका हूं आपको, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, न्यूनतम दूरी, ये लिख दिया मैंने, न्यूनतम दूरी। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों शब्द का जो मतलब है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और अच्छे से इसको पढ़ के रखना है। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब देखो कि इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया था जिस दिन ये तीनों कंडीशन एक साथ हुई थी। मतलब कि वो जो डेट है वो डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है और पेपर वगैरह में भी बहुत आया था उस समय में। ठीक है, कौन सी डेट थी वो? 31 जनवरी। कौन सी डेट थी? यहां पर लिख देता हूं मैं, 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 वो दिन था जब ये तीनों कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन? ब्लू मून, सुपर मून और जो है फुल एक्लिप्स, मतलब कि पूर्ण ग्रहण, है ना। मतलब कि ये तीनों चीजें एक साथ थी, ब्लू मून भी था, रेड मून भी था और आपका जो है सुपर मून भी था। बात समझ में आ रही? तो ये भी ये पूछा जाता है और कम से कम 150 या 150 साल के आसपास जो है ये एक बार ऐसी परिस्थिति बनती है। ठीक है, मतलब हम हमारे जो लाइफ है हमारी उसमें एक ही बार ये परिस्थिति देख सकते थे और वो कब थी? वो थी 31 जनवरी 2018। अब ये कब आएगी? अगले 150 साल के बाद। बात समझ में आ गई? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों चीजें, इनको बहुत अच्छे से हमको दिमाग में याद रख लेना है। बात समझ में आ गई? आपको केवल क्या यहाँ पर पढ़ना रह गया है इसके अंदर? अब हमारे पास रह गया है चंद्रमा की जो कलाएं हैं, है ना। हम सभी को पता है कि चंद्रमा जो है घटता बढ़ता है, तो क्या वास्तव में चंद्रमा घट जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। केवल हमको वो उसका आभास होता है, हमको केवल ऐसा दिखाई देता है कि चंद्रमा घट और बढ़ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखो हमारे हिंदी महीनों के हिसाब से अगर हम चलें तो देखो हमारा हिंदी कैलेंडर जो वो भी बहुत पुराना है, जो नॉर्मल कैलेंडर है उससे भी पुराना है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो एक महीने को 2 भागों में उन्होंने बांटा है, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, है ना। तो 15 दिन के बाद एक अमावस्या या पूर्णिमा आती है, फिर अगले दिन में आप जाओगे तो फिर से फुल मून या न्यू मून आएगा, मतलब कि अमावस्या पूर्णिमा आएगी। इस तरीके से चंद्रमा जो है ना, उसकी जो पूरी गति है उसके आधार पर उसका जो घटना बढ़ना है उसको हम सब जैसे दूज का चांद है ना, फिर बोलते हैं ना कि तीज हो गई, इस तरीके से जो हमारी तिथियां हैं उसके हिसाब से हमने चंद्रमा के हिसाब से उनको बना रखा है। तो ये सब कैसे होता है उसको हम पहले समझेंगे। ठीक है, इसको मैं अब मिटा देता हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे फुल मून की। किसकी बात करेंगे? फुल मून। फुल मून क्या होता है? फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात। तो बताओ जरा कि चंद्रमा जब हमको आसमान में पूरा दिखाई देता है उस समय वो किस स्थिति में होता होगा? तो देखो वो किस स्थिति में है। मान लो ये रही हमारी अर्थ, ये रही हमारी अर्थ, ठीक। इस तरफ में बना देता हूं सन, क्योंकि सन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। सोलर सिस्टम में जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सन है। तो ये सन हो गया मेरा, ये हो गई मेरी पृथ्वी, है ना। अब अगर मान लो चंद्रमा यहां पर आ जाता है इन दोनों के बीच में, बीच में का मतलब आप ग्रहण मत समझना अभी, है ना। बीच में मतलब कि यहां पर जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ चुका है, ठीक है। वो यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, वो व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप ये समझो कि चंद्रमा इनके बीच में आ गया, ये हो गया मेरा मून। तो बताओ जरा अब ये अमावस्या की रात होगी कि पूर्णिमा की रात होगी? बोलो जरा, अपना दिमाग लगा के बताओ कि जब मून के पीछे क्या है? सन है, मतलब जो लाइट सोर्स है उसके पीछे, जो मून है उसके पीछे लाइट सोर्स है हमारा। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि मून है वो विजिबल होगा, उसको क्या आप देख सकोगे या नहीं देख सकोगे? एक चीज बताओ, मतलब कि यहाँ अमावस्या होगी कि पूर्णिमा होगी? कोई आइडिया लगा सकता है क्या? अमावस्या होगी। क्या होगी? अमावस्या। जब पीछे से लाइट आता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। चाहे आप अंधेरे में गाड़ी वगैरह की जो हेडलाइट होती है उसके सामने अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको अगर कोई देख रहा है तो वो आपको देख नहीं पाएगा। मतलब कि ये जो कंडीशन है ये कौन सी हो गई? अमावस्या, है ना। अमावस्या की काली रात हो गई है, अमावस्या हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बोला जाता है न्यू मून। कौन सा मून है ये? न्यू मून, ठीक। अब इस तरफ अगर हम बोले, ठीक है, तो इस तरफ से मेरा मतलब कि चंद्रमा यहाँ कहीं होगा। अभी तो हम उसको यहीं पर बना रहे हैं, ठीक है। तो
और देखो चलो मैं इसको सुधार ही देता हूँ, ये मान लो ये हो गया हमारा न्यू मून, और यहाँ पर जो जब चंद्रमा रहेगा तो वो क्या रहेगा भाई, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी पूरे उसके पोर्शन पर और फिर वो हमारे तक आएंगी, ठीक है। और अर्थ पर तो रात होगी उस समय, क्योंकि ये वाले पोर्शन पर दिन है, इस तरफ क्या है, रात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा, है ना। ये हो गई हमारी पूर्णिमा, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फुल मून, ठीक है। ये हो गया फुल मून, बात समझ में आ रही। तो जब सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा से परावर्तित होकर धरती पर अच्छे से आ रहा है पूरी तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे कि उस समय पूर्णिमा है। और जब जो चंद्रमा है उसके पीछे सूरज हो जाता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि वो क्या है, अमावस्या। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। अब ये घटता बढ़ता कैसे है तो देखो जरा, ठीक है। घटने बढ़ने के लिए हम इसको कैसे बना सकते हैं, फिर से इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये हुई मेरी पृथ्वी, है ना। यहाँ पर जब चंद्रमा था तो क्या था, न्यू मून, मतलब कि अमावस्या थी। यहाँ पर जब चंद्रमा था मेरा तो मैंने ले लिया था फुल मून, मतलब कि पूर्णिमा थी। ठीक, तो अब जब चंद्रमा इनके अलावा जिस भी परिस्थिति में जाएगा, है ना, उसकी पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी, है ना, तो इस तरफ अगर वो आता है तो इस तरफ अगर आएगा तो धीरे 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 चंद्रमा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो जरा, बढ़ेगा कि घटेगा चंद्रमा, बढ़ेगा। भाई यहाँ पर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा तो इतना सा दिखाई देगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो इतना दिखाई देगा, फिर आगे जाएगा तो इतना दिखाई देगा, फिर इतना, मतलब वही कि सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, एकादशी है, 11 हो गई, फिर क्या हो गई 12, 13, 14, उसके बाद में क्या आ गई, पूर्णिमा आ गई। बात समझ में आ गई। यहाँ पर पूरा का पूरा चांद आपको दिखाई देगा। फिर जब ये वापस इस तरफ से इधर आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चंद्रमा क्या होने लगेगा, अब घटने लगेगा। पहले इतना घटेगा। घटने का मतलब क्या है, घटने का मतलब यहाँ पर ये है कि चंद्रमा के हाँ, कम चमकने का रीजन क्या है कि उतने एरिया पर सन का लाइट नहीं पड़ पा रहा है। बात समझ में आ रही है। जो पृथ्वी से उसको देखने का जो कोण होता है, जो एंगल होता है ना, तो उस लाइट तो जितना हमेशा पड़ता है उतना ही हमेशा पड़ेगा। जैसे अर्थ पर आधे पोर्शन पर हमेशा लाइट रहता है ना, पर हम क्या होते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। वैसे ही चंद्रमा पर भी जो पोर्शन है, सनलाइट जितने पोर्शन पर पड़ता है हमेशा उतने ही पोर्शन पर पड़ेगा। बट हम जब उसको देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, तो हमको क्या दिखाई देता है कि चंद्रमा के केवल इतने हिस्से पर ही प्रकाश आ रहा है और इतना हिस्सा ही हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। और उसी में आप जब इस तरफ जाओगे तो वो रिवर्स फिनोमिना हो जाता है, मतलब कि यहाँ से चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। अब इतने हिस्से पर लाइट पड़ना बंद हो गया है, ठीक है। इतने हिस्से पर फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ते 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 पूरा चंद्रमा जो है आकाश से गायब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होता है चंद्रमा की कलाएं, इनको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, फेज, फेजेस ऑफ मून, है ना। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा कैसे घटता बढ़ता है। बात समझ में आ गई। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अब देखो, ये तो हो गई चंद्रमा की सारी बातें। अब हाँ, एक और रह गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा और अर्थ जो है हमारी, मून और अर्थ, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना अंतर होता है, बता दो जल्दी से, तो उसको भी खत्म कर दें हम। पृथ्वी और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उन दोनों में कितना अंतर होता है, 1/6, है ना, मतलब कि 1/6, 1/6, मतलब कि अगर पृथ्वी पर आपका जो वेट है वो 60 kg है तो मून पर कितना होगा, 10 kg। बात समझ में आ रही, 6 गुना कम। पृथ्वी से चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 6 गुना कम होता है, ठीक है। और इसी के साथ चंद्रमा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने दे चुकी है। अच्छा, एक दो और चीज़ें मैं आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो मून है हमारा, मून के ऊपर जो है कई तरीके, देखो एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं चंद्रमा के ऊपर, जो हमारा मून है उस पर ग्रेविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो एयर के जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल्स है, उनको वो बाइंड अप करके नहीं रख पाता है, और इसीलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्रमा पर जो है आपका वायुमंडल उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सीधे सन का रेडिएशन पूरा जो है फॉल डाउन होता है। मतलब सूरज तो रेडिएशन के अलावा जो है उसमें से भयंकर रेडिएशन निकलता है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हम अभी तक प्रोटेक्टेड हैं, बचे हुए हैं, ठीक है। पर चंद्रमा पर ऐसी कोई सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रेडिएशन चंद्रमा की सरफेस पर वहाँ पर गिरता है। तो अगर वायुमंडल वहाँ होता तो ऐसा नहीं होता, पर वायुमंडल नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। मतलब कि अगर
चंद्रमा के साइज का कोई भी सैटेलाइट या कोई भी प्लेनेट होता है तो वहां पर एटमॉस्फेयर के होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। एटमॉस्फेयर के लिए क्या चाहिए आपको कि एक एवरेज ग्रेविटी चाहिए, एवरेज ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल। ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगी तो वो गैसों को लिक्विड बना देगा जैसे जुपिटर पर होता है ना, और बहुत कम होगी तो वो गैसों को बाइंड अप करके नहीं रख पाएगा। तो चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, फिर वायुमंडल पर, वायुमंडल ना होने की वजह से उसको रेडिएशन फेस करना पड़ रहा है। वायुमंडल ना होने की वजह से अगर मान लो आप चंद्रमा पर जाते हो तो आपको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मतलब भले ही आप मेरे पास खड़े हुए हो वहाँ पर और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि हवा वहाँ पर नहीं है। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी ज़रूरत है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। साउंड की जो वेव्स हैं, ध्वनि की तरंगे बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। इसी वजह से आप चाहे वहाँ पर साइड में खड़े होकर चिल्लाते रहो, आपको किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वहाँ पर ज्वालामुखी या बम ब्लास्ट भी हो जाए तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। चलो फिर अगला, चंद्रमा पर जो है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसको बोला जाता है ट्रीटियम। क्या बोला जाता है? ट्रीटियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है ना, रेडियो सक्रिय होता है। उसका बहुत बड़ा भंडार है, मतलब कि पूरा रेडिएशन से ही भरा हुआ है चंद्रमा। तो इसी वजह से जो है मून पर जो है बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें मिल सकते हैं जो कि हमारे लिए एज अ फ्यूल हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अर्थ पर तो हमें पता ही है कि धीरे धीरे हम सारी चीज़ें खत्म करते जा रहे हैं, है ना, कि जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स थे वो भी खत्म हो जाएंगे 40-50 सालों के अंदर, है ना। उसके बाद में जो रेडियो एक्टिव सोर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और उनके तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो अब दूसरे रिसोर्सेज की खोज कर रहे हैं और इसी दौड़ में सारे देश लगे हुए हैं, है ना। चंद्रमा के ऊपर इतने सारी खोजें, इतने सारे प्रोब्स भेजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ के उनको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया कि चंद्रमा जो है उस पर हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है हीलियम 3 हाइड्रोजन 3 और हीलियम 3 जितने भी रेडियो एक्टिव है वहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई चंद्रमा के बारे में बात। अब देखो चंद्रमा का एक और चीज़, चंद्रमा के ऊपर जो सबसे ऊंची जगह है उसका क्या नाम है? ठीक है, जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वैसे ही चंद्रमा पर जो है सबसे ऊंची जगह का नाम क्या है? वहाँ की जो जगह है उसका नाम है मौन हाइजेन। क्या नाम है उसका? मौन हाइजेन। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ मौन हाइजेन। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन आप जो भी कर लो, है ना, पर स्पेलिंग उसकी ये है। तो ये जो है ये क्या है? ये एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है ना। चंद्रमा पर बहुत सारे ज्वालामुखी है। ठीक है, हालांकि उसमें से बहुत सारे सुप्त भी है, मतलब कि इनएक्टिव है, और कुछ जो है एक्टिव भी है। ठीक है, बट ये जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, या हम इसको एक तरीके से माउंटेन मान सकते हैं, पर्वत है, और इसका जो नाम है वो है मौन हाइजेन। ठीक है, ये हो गया। चलो, इसके अलावा चंद्रमा हमारा पूरा कवर हो गया है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कि मून जो है हमारा, उसकी ग्रेविटी का, ठीक है, या उसका जो भी इफेक्ट है अर्थ के ऊपर वो कैसे होता है और क्यों होता है। तो उसी में हमारा अब जो टॉपिक शुरू होगा वो कौन सा होगा? टाइड्स और एब्स, मतलब कि ज्वार और भाटा, है ना। तो ज्वार और भाटा, जैसे ये रहा मेरा ऑर्बिट किसका? मून का। ये रही मेरी अर्थ यहाँ पर। ठीक, अब हमने कहा कि उस दिन फुल मून था। ठीक है, उस दिन फुल मून था, मतलब कि पूर्णिमा थी, फुल मून हो गया। ठीक, अब चूंकि आप मान सकते हो कि ये सूरज यहाँ पर पीछे की तरफ था, है ना, तो ये ग्रहण वाली स्थिति भी हो गई। ठीक है, और एक और क्या था? ब्लू मून। ब्लू मून मतलब कि उस कैलेंडर ईयर में 2 पूर्णिमा उस महीने में आई होंगी, है ना, जिसकी वजह से ये तीनों कंडीशन वहाँ पर आ गई। मतलब पूर्ण ग्रहण की स्थिति थी। ठीक है, पूर्ण ग्रहण की स्थिति हो गई पहला। दूसरा जो है ग्रहण के समय हमको जो है रेड मून दिखाई देगा, तो मतलब रेड मून वाली सिचुएशन हो गई। फिर हमने कहा कि दूसरी सिचुएशन कौन सी है? दूसरी सिचुएशन जब आपका जो मून है वो मिनिमम डिस्टेंस पर होता है ना। मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला था? सुपर मून। तो ये सुपर मून वाली कंडीशन भी हो गई। सुपर मून क्योंकि ये बहुत कम दूरी पर था, है ना। फिर रेड मून क्योंकि ग्रहण की स्थिति है। ठीक है, और फुल मून 2 थे, 2 फुल मून थे, इसकी वजह से ब्लू मून भी हो गया। तो ये तीनों कंडीशन जो है, मतलब कि जो आप बोल रहे हैं ना कि 31 जनवरी का जो सिनारियो हुआ था, वो उस सिनारियो में जो कंडीशन हुई थी उसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस ही रिक्वायर होगी, है ना। जो न्यूनतम दूरी है वहीं पर फुल मून आपको दिखाई देगा, और फुल मून के साथ साथ ऐसा संयोग बना कि ब्लू मून भी दिखाई दे गया उस समय पर, और रेड मून भी दिखाई दे गया। क्लियर? अब हम बात करना शुरू करते हैं टाइड के बारे में,
है ना। तो टाइड का मतलब है ज्वार और भाटा। तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन वगैरह थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि समय टाइम कम है हमारे पास, अभी लेक्चर हमारा ओवर होने वाला है। तो थोड़ा बहुत मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी का फिर हम इसको कल कवर करेंगे। देखो क्या होता है भाई ज्वार भाटा। मान लो ये है मेरा सी लेवल, सी वाटर लेवल है, सी लेवल है ना, मतलब कि समुद्र का जो है स्तर है, समुद्र का जल स्तर है, समुद्र का जल स्तर है। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि टाइड, टाइड का मतलब है ज्वार। ज्वार का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल लेवल है वाटर का, उस लेवल से अगर पानी इस तरीके से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हो गया है टाइड, मतलब कि ज्वार चढ़ गया है, मतलब कि पानी जो है ऊपर उठ गया। ठीक है, जैसे कि लहरें उठती है ना, तो लहरें तो नॉर्मल जो वेव्स है वो तो रोज ही उठती रहती है, पर ज्वार भाटा कुछ अलग क्यों होता है, क्योंकि ये कुछ समय तक रहता है और थोड़ी सी हाइट इसकी नॉर्मल जो वेव्स है उनसे ज़्यादा होती है और एरिया भी ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, तो टाइड, टाइड का मतलब ज्वार, ज्वार का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल सी लेवल है उससे पानी का इस तरीके से उठ जाना, है ना। ये उठता क्यों है, उसके रीजन हमने अभी आपको बताऊंगा मैं एक एक करके, पर ये उसके 3-4 रीजन होते हैं। उसमें से एक क्या है कि ग्रेविटी ऑफ मून, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है उसके कारण जो है ये पानी को ऊपर खींच लेता है। ठीक, फिर क्या होगा, देखो पानी उठा, अब जब पानी वापस अगर हम एब की कंडीशन बताएं आपको, है ना, एब की कंडीशन का मतलब कि भाटे वाली सिचुएशन कौन सी होगी, भाटे वाली सिचुएशन वो होगी कि जब वाटर का जो लेवल है ना, वो नॉर्मल लेवल से क्या हो, नीचे चला जाए, है ना। इसको हम मिला करके अच्छे से एक वेव बना देते हैं। ये नॉर्मल लेवल से क्या हो गया, नीचे चला गया, है ना, ये दिख रहा है आपको। तो ये नीचे वाली जो सिचुएशन हो जाएगी वो कौन सी होगी, एब्स, एब्स का मतलब है भाटा। ठीक है, ये हो गया भाटा। भाटा का मतलब पानी का नीचे उतरना, जो नॉर्मल लेवल है उसी से कंपेयर करेंगे हम। नॉर्मल लेवल से अगर नीचे चला गया तो भाटा, और नॉर्मल लेवल से अगर ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, ज्वार। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइड और ये हो गया हमारा एब्स। ठीक है, अब ये बनते क्यों है, तो ये बनते क्यों है, बनते क्यों है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर सन की ग्रेविटी का भी रोल होता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का भी यहाँ पर प्रभाव होता है, दूसरा। और तीसरा जो कारण होता है इसका, वो होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है ना, तो उस पर वो फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन होते हैं, जिसमें से मेन रीजन जो है वो कौन सा है, ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, क्योंकि मून बहुत ही पास है हमारे, जिसकी वजह से उसी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, दूसरा जो मेन रीजन होता है वो होता है पृथ्वी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो किसकी वजह से जनरेट होता है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही, घूम रही है, इसी वजह से जनरेट होता है। ठीक, और फिर जो थोड़ा बहुत इफेक्ट है वो सन का भी पड़ता है, सूरज की भी ग्रेविटी है, बहुत पावरफुल है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइड्स के ऊपर, कि टाइड कैसे बनती है, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके, रीज़न क्या क्या होते हैं, कि और अलग अलग इनका टाइमिंग क्या होता है, वो सब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर इतनी बातें सभी को? ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।